हाँ जी, राम राम जी सर। और क्यों, उम्मीद करो बढ़िया होगा। ठीक है, तो क्या चला क्लास? मुझे क्लास तो कभी कभी आवा है, कभी कभी को नहीं आवा है। तो कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत कारण है, और कुछ मेरा खुद एग्जाम वगैरह चलने लग रहा है, और कुछ 2-3 दिनों के बीच में तबीयत भी खराब होगी। तो कई रीजन हो गया, और इन वजह क्लास को नहीं आने लग रही। ठीक है, हर एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी क्लास शुरू करने पहला। पहला तो बात सारा हार्दिक शुभकामनाएं, जगह को जेल प्रारंभ हो गया। ठीक है, जेल प्रारंभ को रिजल्ट आयो तो बांग जगह हो गया, हार्दिक शुभकामनाएं। और कमेंट सेक्शन में बताइए जगह बच्चा मतलब क्लास देखी है साइंस की, और बन क्लास में क्वेश्चन मिले जेल प्रारंभ और बांग सिलेक्शन हुए तो आपको नाम कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि सर मारो क्वेश्चन हो गयो, मैं क्लास देखी। तो मन भी बस खुशी हुएगी एक भी हाँ मेरे पढ़ाया बच्चा को हो गयो। ठीक है, यानी कि थारो कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। बस आई चीज मन चाहिए तार और कुछ कौन चाहिए। लाइक कमेंट शेयर वो मैं थाने कई रखे है। टारगेट थाने 500 सब्सक्राइब को दिए, 500 सब्सक्राइब करवा दो। लैब असिस्टेंट की पोस्ट वास्ते मैं क्वेश्चन आंसर और पूरा थाने सिलेबस साइकोलॉजी भी थाने के रवि सर करवाएगा, जीके को थारो पोर्शन है थे साथ तो देव थाने सारों की करवाऊंगा। ठीक है, क्लास हम पूरी देखो। अब एक चीज मैं कई दिन हो गया नोटिस करो, जिस दिन क्लास है अभी दिन सब्सक्राइब बच जाओ, जिस दिन क्लास नहीं है अभी दिन क्लास अनसब्सक्राइब हो जाए, चैनल अनसब्सक्राइब हो जाए। और एक चीज और मैं एनालिसिस में देखी कि 50% मान लो कि अपनी क्लास पर 100 व्यू आने लग रहा है, 100 बच्चा क्लास देखा नहीं तो 50 बच्चा को सब्सक्राइब कर रहा है, 50 को सब्सक्राइब नहीं तो 50 सब्सक्राइब कर ले तो अपना सारों की क्लियर है। तो जिसका बच्चा क्लास देखो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखे करो, ताकि थाने बाद में क्या टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और जी अपना चैनल सब्सक्राइब वो टाइम हुआ है वो सारा कंप्लीट हुआ है वो, तो थाने पता थाने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा धीरे धीरे। सीधी सी बात है, एक सब्सक्राइब बदल तो मैंने मोटिवेशन मिला भी हाँ हमारी मेहनत को मैंने फल मिलने लग रही है। ठीक है, हमारी मेहनत को मैंने फल मिलने लग रहा है, बस बच्चा सपोर्ट करना लग रहा है, बच्चा बढ़िया लगने लग रहा है तो सब्सक्राइब करवाई करो। और ज्यादा करना क्या है, ठीक कितना बच्चा जुड़े हो, अभी 400 प्लस बच्चा हो, मैं मान के चलो 400 कौन देखा क्लास में 100 बच्चे देखा है, तो पर बच्चों प्लस 2 सब्सक्राइब करवा दो, नहीं इतना जगह 200 और ऐड हो जाएगा, अपना 500 पूरा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा काम करेगा। बाकी अपना टॉपिक चलो परमाणु संरचना। ठीक है जी, तो परमाणु संरचना के बारे में कुछ बता पढ़ ली और कुछ हल्की फुल्की पढ़ाऊंगा जिठो 10वीं लेवल की है, और जिठो क्वेश्चन बन सके ज्यादा पर डीप कौन जावानी, डीप कर जाऊंगा ज्यादा पर लैब असिस्टेंट की तैयारी करूंगा जद। ठीक है, जब मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, अगर केमिस्ट्री मौको मिलियो करवाने को तो देखो पहला तो मेरा टारगेट है मैं लैब असिस्टेंट वास्ते बायोलॉजी करवाऊंगा। ठीक है, चलो कल अपन पढ़ लियो परमाणु के बारे में, मॉडल पढ़ लिया, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत दिया। अब देखो एक वैज्ञानिक को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक यानी प्लांक तो वैज्ञानिक को नाम हो, वैज्ञानिक सॉरी हिंदी में बात करा, प्लांक क्या था, प्लांक था वैज्ञानिक का नाम, और उसने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। ये क्वांटम क्या है, तो इसने जो बोला था ना, इसने ये बात बोली थी कि जो कोई भी वस्तु है, क्या है, कोई भी वस्तु है जिससे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है उष्मा विकिरण के रूप में, उष्मा विकिरण के रूप में अगर कोई वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो वो सतत रूप में नहीं होता, यानी कि सतत रूप में नहीं होता, या सतत का मतलब होता है बेटा जी सीधा रूप, सीधे रूप में नहीं होता। तो किस होता है, तो सर वह होता है प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है। सर ये सुना हुआ तो लग रहा है, मैंने जो प्रकाश चैप्टर करवाया था ना, 4 क्लास से आई थी, उसमें मैंने पहली क्लास में ये चीज डिफाइन की थी आपको, अगर आपको याद हो तो, कि प्रकाश सीधा, देखो वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन प्रकाश होता है ना जो मान लीजिए किसी वस्तु से निकल रहा है तो वो ऐसे इस तरह से नहीं निकलता सीधा, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में दिखता है, इस तरह से पैकेट्स या बंडलों के रूप में दिखता है। और उसकी ऊर्जा यानी कि प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, तो वो होती है जी एच न्यू, याद रखना है प्रकाश की ऊर्जा क्या है, E बराबर एच न्यू, बस इसने इतनी बात बोली थी। इसके बाद है परमाणु का बोर मॉडल, यानी कि परमाणु का बोर मॉडल, तो इसमें वैज्ञानिक कौन सा है, इसमें वैज्ञानिक का नाम है जी बोर। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर ऐसा है कि आपको बोर करेगा, ठीक है, तो वैसे बोर होना नहीं है, पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, तो इसमें परमाणु का जो बोर मॉडल था वो क्या था, इसको समझते हैं थोड़ा सा। पिछली कक्षा में अपने बात की थी कि उसने बता दिया कि परमाणु की संरचना में नाभिक होता है, नाभिक में
पॉजिटिव आवेश होता है, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं, लेकिन किस तरह से गति करते हैं, उन्हें ऊर्जा कहां से मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में वो नहीं बता पाया। तो उसके बारे में किसने बताया था? उसके बारे में बताया था हमारे बोर वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो इसने बोला था कि परमाणु के पास, इसने क्या बोला कि परमाणु के पास है ना, अब अपने परमाणु बनाते हैं, सॉरी डस्टर यूज करना था, फिर बच्चे कमेंट कर देते हैं सर हाथ से ही साफ करते हैं तो आप तो, ठीक है चलो कोई बात। देखते हैं इसको, समझो थोड़ा सा। ये है हमारा परमाणु, ठीक है, क्या है हमारा परमाणु। मैं साथ के साथ चीजें ऊपर वाली मिटाते चलता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। ये है हमारा परमाणु, और परमाणु में होता है जी, यहां पर होता है नाभिक न्यूक्लियस, जिसके पास कौन सा आवेश होता है? जिसके पास आवेश होता है जी प्यारे बच्चों, आवेश क्या होता है? आवेश होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। ये उसने बताया था पहले, परमाणु के जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था, ठीक है, और उसके बाद में जो आपका था त्रिभुज मॉडल था, ठीक है, ये सारे मॉडल उन्होंने बताया था। तो उन्होंने एक ये बात नहीं बता पाए वो कि परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है और वो निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, ये बात उसने बोल दी। लेकिन आपको पता है कि अगर आप किसी साइड लगातार किसी चीज में चक्कर लगा रहे हो तो आप रुकते क्यों नहीं हो? आपके पास एनर्जी तो है, उसको एनर्जी मिलती कहां से है और उसकी एनर्जी वेस्ट क्यों नहीं होती? कैसे वो चक्कर लगा लेते हैं कक्षा में? ये नहीं वो बता पाए थे वैज्ञानिक। तो इसके बारे में बोर मॉडल ने बताया था। क्या कहा था उसने कि परमाणु होते हैं ना, वो एक निश्चित वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, यानी कि उनकी होती है एक कक्षा इस तरह से, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इस तरह से अपने एक बार 4 ही कक्षा बनाते हैं। वैसे तो बहुत सी कक्षाएं बनेंगी, लगभग 7 कक्षाएं बनती है अपने, ठीक है, लेकिन अपने 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस तरह से कक्षाएं होती है। और कक्षाओं में जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा का है, तो ये इसी कक्षा में वृत्ताकार चक्कर लगाएगा, इसी कक्षा में, चाहे ये कितने ही चक्कर लगा ले, इसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। ठीक है, ये बात उसने बता दी, ये परमाणु का गुण है। इलेक्ट्रॉन के पास निश्चित ऊर्जा कक्षा होती है, निश्चित ऊर्जा कक्षा, और इसके पास एक निश्चित ऊर्जा कक्षा है जिसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऊर्जा स्तर। और ये जो ऊर्जा स्तर, ये जो मैंने बनाया, इन्हें कक्षा या शेल बोलते हैं, कक्षा या शेल बोलते हैं। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में होनी चाहिए, यानी कि ये इस कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले इस कक्षा में होंगे, इसमें होने के बाद यहां पर मान लीजिए इसके पास ऊर्जा और ज्यादा होगी तब ये इस कक्षा में आएंगे, और ज्यादा ऊर्जा होगी तो इस कक्षा में आएंगे, और ज्यादा ऊर्जा होगी तो इस कक्षा में आएंगे। यानी कि कह सकते हो जो आपकी पहली कक्षा है, कौन सी कक्षा? आपकी जो प्रथम कक्षा है, यानी कि ये वाली कक्षा है, उसकी ऊर्जा क्या होती है? उसकी ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों निम्न। क्या होती है? निम्न या कम। और परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा है, यानी कि ये सबसे बाहर वाली कक्षा है, तो बाहरी की ऊर्जा क्या होती है जी? बाहरी कक्षा की ऊर्जा होती है, बाहरी कक्षा की ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों अधिक। क्या होती है जी? बाहरी कक्षा की ऊर्जा, बाहरी कक्षा की ऊर्जा होती है जी अधिक। ये इसने बोल दिया था, ठीक है, ये बात बोल दी इसने। ऊर्जा देने पर कक्षा, यानी कि अगर अपने कक्षा को, यानी कि सपोज कीजिए एक परमाणु में और बनाता हूं, देखो नाभिक तो अपनी जगह स्थिर रहता है, पॉजिटिव आवेश है इसके पास। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इस कक्षा में गति कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिल गई, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा बढ़ा दी इसकी, तो ये कूदकर इस कक्षा में चला जाएगा। कौन सी? बड़ी कक्षा में आ जाएगा। और इसकी ऊर्जा की अगर हानि हो गई, ऊर्जा इससे ले लिया, इससे छीन ली ऊर्जा, तो ये कूदकर छोटी कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, यही तो होता है। अगर आप अच्छा रिजल्ट देते हो तो आप बड़ी कक्षा में चले जाते हो, और बैड रिजल्ट देते हो तो आप छोटी कक्षा में आ जाते हो। यही तो आजकल चल रहा है सिस्टम। ठीक है, हानि होने पर निम्न कक्षा में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में ऊर्जा समान रहती है, यानी कि अब ये क्या कह रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में गति कर रहा है, देखो इसको मिटाता हूं मैं एक बार, ये आपका नाभिक हो गया। अब बोल रहा है कि चाहे यहां पर कितनी ऊर्जा स्तर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा कक्ष में गति कर रहा है ना, इस एक में गति कर रहा है,
तो इसमें ना तो ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी और ना ही ऊर्जा का ह्रास होगा। इसकी जो ऊर्जा होगी वो नियत बनी रहेगी। ऊर्जा क्या रहेगी? इसकी नियत बनी रहेगी। ये बात इसने बोल दी। किसने बोल दी? परमाणु का बोर मॉडल। तो इसने जो पिछले वाले वैज्ञानिक थे उनकी ये बात को साबित कर दिया। भाई इस तरह से परमाणु ऊर्जा कक्षक जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से गति करते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी, क्विक। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बात करते हैं। अब ये बोल रहा है कि संयोजकता क्या होती है। चलिए अब संयोजकता की बात कर लेते हैं। आपको ना दो तीन चीजें समझाता हूं मैं, दो तीन चीजें समझाता हूं संयोजकता। सपोज कीजिए अपने आवर्त सारणी में कितने देता है? 118 है, 118। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं कार्बन की। देखो थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको क्लियर हो। कार्बन, ये है आपका कार्बन, क्या है जी? आपका कार्बन है। और कार्बन को लिखते हैं सी से। किससे लिखते हैं? सी से। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है प्यारे बच्चों 6। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा। अब एक चीज को समझो, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p 2। समझे? तो इस तरह से इसको मैं परमाणु के आधार पर बनाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये परमाणु है, ये नाभिक हो गया। अब जो पहली कक्षा होती है ना, देखो समझना इस चीज को, ये 1s, ये 1 आपकी कक्षा है, 2 आपकी कक्षा है, लेकिन s आपका उपकोष है। क्या है जी? उपकोष या सब सेल, सब शेल है, यानी कक्षा का छोटा रूप कह सकते हो आप इसे, यानी उप कक्षा या कक्षा का छोटा रूप। तो पहली कक्षा होगी, कौन सी कक्षा होगी हमारी? जो पहली कक्षा होगी उसके अंदर एस उपकोष होगा। सिर्फ क्या होगा? एस उपकोष। और एस उपकोष का गुण है कि एस उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। लो जी, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपने। अब आ गई दूसरी कक्षा। कौन सी कक्षा आ गई? दूसरी कक्षा आ गई। दूसरी कक्षा में एस भी होता है और पी भी होता है, यानी कि दूसरी कक्षा में एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम भर दिए। पी के अंदर मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, लेकिन इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो 2 एस में भरे गए, 2 इसमें भर गए, 4 मतलब बचे कितने? 2 बच गए। तो 2 आपने ये पी में भर दिए, सपोज करो पी उपकोष में भर दिए। अब ये कितने और भर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन और भर सकता है ये, यानी कि पी में अभी तक अपने 4 इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखें अपने, अब अगर देखें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 भर दिए, लेकिन इसकी कक्षा में गुण पता है कितने इलेक्ट्रॉन भरने का है? 10। क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर उसकी जो बाहरी कक्षा होगी, उसकी जो बाहर वाली कक्षा होगी वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखेगी। कितने इलेक्ट्रॉन रखेगी? 8 इलेक्ट्रॉन रखेगी। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में के अंदर अधिकतम आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसे कहते हैं अष्टक नियम। क्या कहते हैं जी? हमारा अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, तो अष्टक नियम के आधार पर अपने भरे, अष्टक नियम के आधार पर भरेंगे। तो आपको पता है पहली कक्षा में 1s2 2 भर गए, कंप्लीट हो गया। पहली कक्षा में 2 भर सकते हैं। अब दूसरी कक्षा आ गई, दूसरी कक्षा में कितने भर सकते हैं? 2s2 2s और 2p। इसके पास दो कक्षा के पास, दूसरी कक्षा के पास देखो, पहली कक्षा के पास कितना? सिर्फ s है, उपकोष, s उपकोष है, लेकिन दूसरी कक्षा के पास s भी है और p भी है। तो s में 2 भर सकते हैं और p में कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। टोटल कितने हो गए? 8। तो 2 इसमें 2 भर दिए अपने, इसमें 2 भर दिए, लेकिन p में 6 भर सकते हैं, लेकिन अपने भरेंगे कितने? 2 ही भरेंगे, क्योंकि अपने पास बचे ही 2 है। तो इसके पास अब और ये कितने भर सकता है? 4 भर सकता है, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा तो 2p ही होगी, बाहरी कक्षा p ही होगी, 2 ही होगी।
तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 ये उसकी हो जाएगी संयोजकता। यानी कि कार्बन को पूर्णतः अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? उसकी संयोजकता हो जाएगी 4। ठीक है, तो जो परमाणु की संयोजकता होती है वही उसकी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है, वही उससे जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है, वही उससे जुड़ने वाले दूसरे तत्व या दूसरे तत्व के जो परमाणु होते हैं उसके जुड़ने को बताती है, और वही हमें बताती है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने नहीं चाहिए। और वही किसी भी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होती है वही हमें उसे बताती है कि तत्व कितना क्रियाशील है या कितना स्थायी है। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सभी को 8 इलेक्ट्रॉन चढ़ने के लिए वो स्टेबल होते हैं। अब बाहरी कक्षा में मान लीजिए किसी के पास 7 है, 8 चाहिए, तो उसका स्टेबल के लिए उसमें कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 1। संयोजकता का मतलब ही जुड़ना है कि वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कैसे जुड़ेगा, किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में ये बात आई होगी। 1-2 बार इसको दोबारा देखना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज इसको खत्म कर देंगे, ज्यादा इसको नहीं अपने लोड देंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, मैंने आपको परमाणु क्रमांक के बारे में बता दिया है। तो परमाणु क्रमांक की वैसे तो मैंने आपको 30 तक तत्व याद करवाए थे, रिपीट करो, आप भी करो। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देखो दोबारा रिपीट करते हैं, छोड़ो इस बार। आपको 30 तत्व याद होने चाहिए जिसमें आपको सारी चीजें पता हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर हमें 30 ही क्यों याद करने हैं, हम तो 118 के 118 करेंगे। बहुत अच्छी बात है, 118 करो तो, लेकिन कम से कम आपको 30 याद होने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 30 से ही बनते हैं। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं, आप भी रिपीट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके जी, ठीक है, तो इस तरह से आपको भी याद होने चाहिए। तो जो अब जैसे सल्फर की बात करें, सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। तो उसके जो परमाणु का जो नाभिक है, सल्फर का जो परमाणु का नाभिक है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? उसके अंदर 16 प्रोटॉन है। तो आप कह सकते हो कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। समझ आई मेरी बात? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस परमाणु में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्रव्यमान संख्या की। चलो जी, परमाणु संख्या तो आपको याद होगी, द्रव्यमान संख्या की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या होती है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की परमाणु में कितने प्रोटॉन है और परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है, इन दोनों का योग आपका हो जाएगा जी द्रव्यमान। ठीक है जी, द्रव्यमान संख्या। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन तो 11 हो जाएंगे, 11 प्रोटॉन और 12 इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो टोटल इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा या परमाणु द्रव्यमान सोडियम का हो जाएगा 23। अगर ये चीज याद रहे तो ठीक है, नहीं तो लगभग आप इसका डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी परमाणु क्रमांक का 38 परमाणु क्रमांक है, तो उसका द्रव्यमान पूछ रहे तो 38 का डबल कर दो, 76 हो जाएगा लगभग। ठीक है, इसके एवरेज में आ जाता है, लगभग में आ जाता है, आप ये चीज भी कर सकते हो। ठीक है जी, और जो आपका परमाणु द्रव्यमान होगा या परमाणु द्रव्यमान संख्या होगी वो हमेशा पूर्णांक होगी। क्या होगी जी? हमेशा पूर्णांक होगी। चलिए प्रतीक की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपने प्रतीक की बात करें, अभी मैंने सल्फर नाम दिया था, तो चलो मैं क्लोरीन नाम ले लेता हूं, क्लोरीन। अब इसको मैं डिफाइन करूंगा। अब कैसे डिफाइन करूं? केमिस्ट्री के अंदर जो रासायनिक समीकरणें होती हैं, जो सिंबल होते हैं ना, वो उसको आसान बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, हमें समझने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लेके चलना पड़ता है, आधार लेके चलना पड़ता है, उसे परमाणु प्रतीक कहते हैं। तो क्लोरीन को अब एक एक अक्षर क्लोरीन लिखेंगे, कॉपी भर जाएगी सारी, तो उस क्लोरीन को लिखा जाता है Cl। ये इसका हो गया आपका प्रतीक। ठीक है, याद रखनी है ये बात, ये भी आपको क्लियर हो। बोर क्यूरी परियोजना,
अब देखो हुआ क्या, एक फिजिक्स की वैज्ञानिक मैडम थी जिसका नाम था क्यूरी, और एक वैज्ञानिक था रसायनिक विज्ञान का बोर। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, मैडम क्यूरी और वैज्ञानिक बोर, इन दोनों ने एक योजना बनाई कब, 1921 में। उन्होंने बताया कि परमाणु की विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे व्यवस्थित होते हैं, कि परमाणु की अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से चक्कर लगाते हैं और किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इसकी व्यवस्था को उन्होंने समझा दिया। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है प्यारे बच्चों 2n2 की 2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगी आपकी कक्षा संख्या, यानी कि 1 2 3। तो अगर अपने देखें कि एक नंबर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 2 किसके, तो कितना हो गया आपका, 4 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, अष्टक वाला बता दिया। उपकोष मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ। चलो उपकोष की थोड़ी सी चर्चा अपने कर लेते हैं। उपकोष क्या होते हैं, कक्षा बता दी 1 2 3 4। ठीक है, उपकोष क्या होते हैं, उपकोष होते हैं जी एक कक्षा में, कोई भी एक कक्षा है उसके अंदर कोई भी कक्षा बना लेते हैं अपने, ये बना दी अपनी कक्षा। तो कक्षा की होती है जी सब कक्षा, सब कक्ष, उपकोष या सब सेल। ये कितनी होती हैं, ये होते हैं जी 4। कौन कौन से, एस पी डी एफ। कितने होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, तो इस एस के अंदर इस तरह से अपने बॉक्स बना देते हैं, इस तरह से। तो एस के अंदर, चलो ये मिटा देते हैं आपको, एस के अंदर अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। याद रख लेना भाई, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो उपकोष है ना, एस के अंदर एक उपकोष होता है इस तरह से, उपकोष का भी सब उपकोष। इसके अंदर होते हैं प्यारे बच्चों 3, 1 2 3। इसके अंदर होते हैं जी 5, सब सेल बोल सकते हो, कोष बोल सकते हो ऐसे आप। और इसके अंदर होते हैं जी प्यारे बच्चों 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से। अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो भरा जाता है वो इस तरह से तीर के निशान से भरा जाता है, इस तरह से आधा तीर, फिर इस तरह से। अब देखो ये तो होते हैं जी हमारे उपकोष, उपकोष समझ में आए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अपने बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की। मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भरना सिखाऊंगा, जेड का, जिंक का। किसका, जेड का। बाकी आप अपने आप बनाना। जिंक कितने नंबर पे आता है, 37 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो ये भरने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। कोई भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले जाएगा एस में, एस को वो पूर्णतः भरेगा एक कक्षा में, फिर वो भरेगा पी में, पी को भरने के बाद में वो डी में भरेगा और डी में भरने के बाद में वो भरेगा एफ में। पहले एस में इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे फिर पी में जाएगा, पी में पूरे होंगे फिर डी में जाएगा, डी में पूरे होंगे फिर एफ में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी एस तो अभी खाली पड़ा है और पी में पूरा भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सीरीज में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और वो कैसे भरे जाएंगे, तो हमारे पास जो कक्षा होती है वो कितनी होती है, 7 कक्षाएं होती हैं कुल। तो अपने सातों में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो सिद्धांत था ना वो ऑफ-बाउ ने दिया था। क्या, किसने दिया था, ऑफ-बाउ ने दिया था। कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रमिक प्रवेश, यानी कि जो मैंने ये कोश बनाया है ना, इनको क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं। अभी मैंने बता के गया हूं ना, कोश बोलते हैं। इन कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रमिक, यानी कि सीरीज में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किसमें भरे जाएंगे, सीरीज में भरे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए एक बार इसको कैसे भरे जाएंगे सीरीज में, समझाता हूं। पहले देखो मेरे साथ साथ लिखते चलना, 2 3 4 5 6 7। अधिकतम हमारे पास 7 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा में भरा जाएगा आपका एस। जो कोई भी पहला इलेक्ट्रॉन आया तो किसमें भरा जाएगा, 1s में। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s में।
दो, इसमें एस में कितने भर सकते हैं अधिकतम? सर अधिकतम एस में भी आपने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इसमें भर के 2 इसमें। अब समझाऊंगा, अब मैं फटाफट इसको बना देता हूं। 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 4d, 4f और 5f। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। चलो मैं इसके ऊपर राउंड कर देता हूं कक्षक को, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। देखो प्यारे बच्चों, पेशेंस से क्लास देखना, चीज क्लियर हो जाएगी। ये सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है बच्चों को, क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझना है। कोई चीज में डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, तो आपको एक तीर बनाता हूं, तीर के निशान से आप समझ सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सबसे पहले जाएगा एस में, ठीक है। अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। वरना एस में भरा गया, तीर के निशान से समझ में। फिर भरा जाएगा आपका 2s में, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s और 5f। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो भरने का करें प्रयास, करते हैं, ठीक है। मैं सबको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर अपने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। चलिए आपको सारी चीजें, एक ही चीज में सारी चीजें बता देता हूं। चलिए Zn, बड़ा बड़ा लिखते हैं Zn, इसे बोलते हैं जिंक या जस्ता। क्लियर? तो ये जो मैंने Zn लिखा है, ये है इसका प्रतीक। कितने नंबर पे आता है? 30 नंबर पे। ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक। यहां पर होता है लगभग 60 कर देते हैं, तो ये हो गया उसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, 30 तक इलेक्ट्रॉन भरने, तो भरते हैं फिर अपनी। लिखो Zn 30। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें? पहली कक्षा में। कौन सी कक्षा में? पहली कक्षा में। और पहली कक्षा में किसके उपकोष में? कक्षा कौन सी है? पहली। और पहली कक्षा का उपकोष कौन सा है? एस उपकोष। एस उपकोष। एस उपकोष हो गया, ठीक है। तो एस उपकोष पहली कक्षा का तो कौन सा है? 1s। 1s क्या है? 1s है, 1s है। और आपको पता है एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम? इसमें कोष कितना होता है? इसमें कोष होता है एक। एक कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चीज समझ में आई? तो पहले एस का भर लेते हैं अपने। 1s 2, एक इलेक्ट्रॉन एस से, एक इलेक्ट्रॉन एस से। ये एक वैज्ञानिक है पाउली का अपवर्जनी, उसने ये किसने? पाउली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो क्रम होगा वो चक्रण में होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। उसके बारे में इतने आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है, जब बड़ी क्लास में बात करेंगे तब। अब पहली कक्षा कंप्लीट हो गई? बिल्कुल हो गई सर। साथ के साथ मैं इधर बनाता चलता हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले क्रमिक प्रवेश लिख देता हूं यहाँ पे, इसमें 1s में। उसके बाद में किसमें जाएगा? 1s के बाद में 1s तो कंप्लीट हो गया, 2s में जाएगा ना। तो किसमें जाएगा? 2s 2, क्योंकि अपने को अब ये जो तीर है ना वो 30 तीर बनाने हैं। कितने तीर बनाने हैं? 30 तीर। ये जो तीर का निशान है वो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भर देता हूं, एक ये भर दिया और एक ये भर दिया, 2s 2। उसके बाद में किसमें भरा जाना चाहिए? ये 1s भी हो गया, ये 2s भी होगा। अब किसमें भरा जाएगा? इधर से शुरू करना है अपने को, ना कि इधर से। 2p। चलो p में कितने बनाते हैं अपने? p में अपने को 3 बॉक्स चाहिए। अब देखो पहली कक्षा में तो हो गया कंप्लीट, ये पहली कक्षा होगी आपकी। कौन सी कक्षा? पहली कक्षा। अब कौन सी कक्षा शुरू होगी? अब दूसरी कक्षा शुरू होगी।
तो ये है आपका 2p। ये s उपकोष है, ये p उपकोष है। इसमें 3 कोष होते हैं। p में कितने कोष? 3 कोष। इलेक्ट्रॉन एक कोष में 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 भरे जाएंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन ये भरते हैं ना, वो मैं एक चीज और बता देता हूं। पहले इलेक्ट्रॉन ये यहां भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। पहले आधे आधे इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे, उसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे, पांचवा यहां पे और छठवां यहां पे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपकी जो हो गई 2 कक्षा कंप्लीट, दूसरी कक्षा कंप्लीट होगी। ध्यान से देखो, एक कक्षा में ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p6। यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, यानी कि दूसरी कक्षा की बात हो रही है। दूसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो तो कितने दिख रहे हैं सर? 2 और 6 8 दिख रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बोला था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब तीसरी कक्षा में चलते हैं। कौन सी कक्षा में? अगली कक्षा में चलते हैं। 2p अब अपने कौन सी कक्षा में पहुंच गए हैं? 3s में पहुंच गए। कौन सी में? 3s। इसमें कितने भरेंगे? 2 भर देते हैं। भर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां पे तीसरी कक्षा शुरू हो गई है। उसके बाद में 3s कंप्लीट हुआ, 3p 1 2 3। तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर और यहां पर। 3p6 कितने हो गए? तीसरी कक्षा चल रही है ना। लो जी, अब कौन सी आनी चाहिए? 3s हुआ। देखो 3s 3p हो गया। 4s 4s ये 2 बढ़ती है 4s। यहां पर चौथी कक्षा शुरू हो गई। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर अभी तक तो 3d पढ़ा है, अभी तक तो 3d पढ़ा है, आप पहले ही 4s में चले गए। पहले 3d तो पूरा करो ना। p तक तो आपने समझा दिया, p में तो 3d उपकोष है ही नहीं। लेकिन 3 में तीसरी कक्षा में d उपकोष है, लेकिन आप पहले ही 3p के बाद में 3d आना था, लेकिन आपने पहले 4s ले लिया। 3d कहां गया? तो प्यारे बच्चों, जो 3d की जो ऊर्जा होती है वो s उपकोष के मुकाबले ज्यादा होती है। यानी कि 4s की ऊर्जा कम और 3d की ऊर्जा ज्यादा। तो ज्यादा ऊर्जा वाला कक्ष कहां रहता है? बता के गया हूं, बाहर रहता है ना, बाहरी कक्षा में रहता है। तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा आपका 3d में। ठीक है, तो तीसरी कक्षा में वापस आए तो d उपकोष बनाए। d में कितने आते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। 3d 10। अब इलेक्ट्रॉन गिन लो। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 18, 18 और 10 28। नहीं, मिस्टेक होगी। 10 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इस तरह से भरे जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं, अब मैं सारे आपको मैंने 30 तक बताए हैं, आप ऐसे 118 तक भर सकते हो। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरना है? 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में। 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, 5s के बाद में 4d, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, 6p के बाद में 7s और 7s के बाद में 5f। इस स्टेज में आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक होना, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक रह गई थी संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो इस बॉक्स में पूरे होंगे ना, वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और मान लीजिए कारणवश ये आपका खाली है,
यानी कि यहाँ पर 5p आ जाएगा। तो ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन ये नहीं होंगे, सिर्फ आपके ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बता दिया क्रमिक रूप में भरे जाएंगे, पहले आधे इलेक्ट्रॉन आधे आधे कक्षक भरे जाएंगे, फिर पूरे भरे जाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी ये बातें। ठीक है, यहां पर अपने करते हैं परमाणु चैप्टर का कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास करना, ये चीज पर चलना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से यहां से क्वेश्चन उठा लेता है कई बार। बाकी अपने लैब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे, उसमें अपने और डीप से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगला टॉपिक रहेगा अपना जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। और अब लैब असिस्टेंट का एग्जाम सर पर है, तो अपने पहले बायोलॉजी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जो चैप्टर अपने रह चुके हैं। उसके बाद में अपने आगे और देखेंगे भी क्या करना है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आप लाइव का ऑप्शन दीजिए, तो मैं आपको लैब असिस्टेंट का सिलेबस शुरू करवा सकूं। ऑप्शन आप ही दोगे, मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जैसे 500 सब्सक्राइब होंगे तभी आपके पास लाइव का ऑप्शन आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, इतनी गर्मी पड़ रही है, अब तो बोलेंगे सर ये गर्मी वाला तो ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, छोटी छोटी मस्ती करनी चाहिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने बनते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए, कोई मेरे अंदर आपको कमी दिखाई दे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा, मुझे आप बताते हो। ठीक है, और बस इतना है, थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट ना करें। ठीक है, उससे थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि देखो पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब जैसे एक बार मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि सर मुझे ना आप बढ़िया सी गाइड बताइए लैब असिस्टेंट और नेट। अलग अलग बच्चे पूछते हैं कि नेट की तैयारी सर कैसे करें और लैब असिस्टेंट की कैसे करें, हमें कोई स्पेशल बुक बताइए। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, कोई सी भी मर्जी बुक ले लो, कोई सी भी मर्जी बुक आप ले लो, वो बुक ही आपको, बस उसी को आप बार बार पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, आपका उसी में से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। कोई भी बुक अच्छी, सभी बुक्स अच्छी होती है, कोई बुक बुरी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो टीचर होता है वो आपको हमेशा अच्छा ही पढ़ाने का प्रयास करता है, गलत पढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।